प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन से आगे जो इतिहासकारों में जो विवाद का विषय है रहा है साहित्य स्रोतों के संदर्भ में लेकर कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था। क्या वह शूद्र था, क्या वह क्षत्रिय था, क्या ब्राह्मण था, या क्या उसका वंश क्या था। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले मत की चर्चा करते हैं जो ये है कि वह शूद्र था। हालांकि कहीं पर भी साहित्य में जो मौर्य वंश को कहीं पर भी शूद्र नहीं बताया गया है। किसी भी साहित्य में हम बात करते हैं पहले कि क्या वह शूद्र था। पुराणों में न तो मौर्यों को कहीं पर शूद्र कहा गया है और न ही मौर्यों तथा नंदों में किसी प्रकार का रक्त संबंध स्थापित किया गया है। पुराण नंदों को अवश्य निम्न वंशीय और शूद्र वंश से संबंधित करते हुए उन्हें शूद्र बताते हैं। पुराण नंदों को शूद्र बताते हुए कहते हैं कि शिशुनाग वंश के विनाश के आगे शूद्र राजा होंगे। इस कथन को शिशुनाग वंश के बाद आने वाले सभी वंशों पर लागू करना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि कण्व शुंग ब्राह्मण वंश थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। 18वीं सदी में विष्णु पुराण पर जो एक टीका लिखी गई है श्रीधर स्वामी के द्वारा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की उपपत्नी मूरा का पुत्र बतलाया है और यह भी व्यक्त किया गया है कि मूरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। पुराणों में भी कहीं पर भी इस बात की जानकारी नहीं मिलती, अतः इस पर है कि टीकाकार ने मौर्य शब्द का अर्थ समझाने के लिए मूरा की कल्पना की। यह ऐतिहासिक दोष है। प्रोफेसर चटर्जी के अनुसार इसमें व्याकरण संबंधी दोष भी है। स्त्रीलिंग मूरा से मौर्य न बनकर मौर्य ही बनेगा। खैर, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताने वाला तीसरा मुख्य जो ग्रंथ है वो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। इस नाटक से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का एक अवैध पुत्र था, अर्थात किसी निम्न जातीय पत्नी का पुत्र था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वृषल से जो शब्द है वो कुलहीन या निम्न स्थिति का सूचक है, परंतु विद्वानों का मत है कि शब्द का प्रयोग मौजूदा हीन स्थिति के संदर्भ में किया जाता है कि न कि जन्मजात शूद्रता के लिए। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह इससे तात्पर्य कि साधारण कुल होना चाहिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय राजवंश का था, परंतु उसके जन्म के समय उसका वंश राजत्व खो चुका था। मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार हैं ढूंढीराज, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जोड़ने के लिए एक नई कहानी लिखी है। उसके अनुसार स्वार्थ सिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा के दो रानियां थी, एक क्षत्राणी सुनंदा और दूसरी शुद्रा मूरा। और सुनंदा से 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाए और मूरा से एक पुत्र हुआ जो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जो ढूंढीराज है उसकी कहानी को स्वीकार नहीं किया है ज्यादातर इतिहासकारों ने। इसी प्रकार सोमदेव ने अपने पुस्तक कथा सरित सागर में नंद और योगानंद में भेद करके चंद्रगुप्त को नंद का पुत्र बतलाने का प्रयास किया है। दूसरा जो मत है वो ये है कि क्या चंद्रगुप्त क्षत्रिय था, इसकी चर्चा करते हैं। समस्त बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय राजवंश का बतलाते हुए कहते हैं कि मौर्य क्षत्रियों के वंश में पैदा हुआ था। महावंश की टीका से विदित होता है कि मौर्य शाक्यों की ही एक शाखा थी जो कौशल नरेश विरुद्धक के संघार से बचने के लिए पिपलीवन चले गए थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे,
दिव्यावधान से भी विदित होता कि बिंदुसार और अशोक अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। दिव्यावधान से के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जो विरोधी परस्पर बातें दिखाई देती हैं वो भी विश्वसनीय नहीं है। जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य भी मौर्यों को या चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बतलाते हैं। परिशिष्ट पर्वन में उसे मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बतलाया गया है। आवश्यक सूत्र की टीका भी इस बात की पुष्टि करती है। इस प्रकार जो जैन साहित्य है, जैन ग्रंथ जो है वो भी मौर्यों को क्षत्रिय बतलाते हैं। यूनानी लेखकों में से केवल जस्टिन ने चंद्रगुप्त की वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ लिखा है और उसके अनुसार वह निम्न स्तरीय अवस्था में उत्पन्न हुआ था, जिसका सीधा साधा अर्थ यह होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय उसके परिवार की स्थिति सामान्य थी, संपन्न नहीं थी। जस्टिन का कथन चंद्रगुप्त की जाति से संबंध नहीं था, वह केवल उसकी सामाजिक स्थिति का संकेत करता है। कौटिल्य ने लिखा कि उच्च कुल में उत्पन्न चाहे वह दुर्बल ही क्यों न हो, नीच कुल में पैदा हुए प्रबल राजा से भी श्रेष्ठकर है। शूद्रवंशी नंदों का विनाश किया था। अगर हम कौटिल्य के इस कथन को मान लेते हैं तो इस संकेत मिलता है कि वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद अगर चंद्रगुप्त निम्न वंशीय होता तो शायद वो कभी भी उसको शासक स्वीकार नहीं करता, राजा बनाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र क्यों बतलाया, इसका समाधान करते हुए डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं था। जैन ग्रंथों के अनुसार वह जैन था, फिर उसने यवन शैलुकस की लड़की के साथ विवाह किया था, तब वह ब्राह्मणों की आलोचना का पात्र बन गया। अशोक निश्चित रूप से बौद्ध था, उसने बौद्ध धर्म के प्रसार में ब्राह्मण वर्ग विशेष शुद्ध था, अतः ब्राह्मणों को क्रोधित होना स्वाभाविक था। अतः चंद्रगुप्त के साथ साथ संपूर्ण मौर्य वंश को शूद्र घोषित कर दिया गया। यानी ये जो हम आज तक जो उपलब्ध साहित्य या जो साक्ष्य हैं, चाहे साहित्यिक साक्ष्य हों चाहे वैदेशिक साक्ष्य हों, उनके आधार पर हम स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से, निश्चित रूप से प्रमाणिक तौर पर यह नहीं कह सकते कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, वैश्य था, क्षत्रिय था या किस वंश में उत्पन्न हुआ था। लेकिन अंदाजा लगाया जाता है मान्यताओं पर कि कौटिल्य जो रूढ़िवादी ब्राह्मण था वो शायद अगर वो शूद्र होता तो उसको वो मगध साम्राज्य की गद्दी पर नहीं बिठा था। तो आज जो प्राप्त मत हैं, स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उसके आधार पर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि शायद वह क्षत्रिय रहा होगा। इसी वीडियो में हम एक और चर्चा करेंगे चाणक्य की। चाणक्य कौन था? कौटिल्य। चलो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।